हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्त जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख को जो है बिहार पुलिस एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्त मैं आप सभी के लिए लाया हूं बिहार पुलिस स्पेशल जो 50 क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे कि पिछले शिफ्ट में जैसे 7 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी पे आधारित क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। दोस्त क्वेश्चन है कि पेड़ों की कतार के बीच में फले फले फसलें उगने को क्या कहा जाता है। तो इसे प्रणाली का नाम है तोंग गया प्रणाली है, ध्यान रखना। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि अक्षांशों को किस इकाई में मापा जाता है। तो अक्षांश जो है उसे अंश में मापा जाता है। और दोस्त जानते होंगे कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है, जैसे कि इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होता है उसे ग्लोब पर हम अक्षांश कहते हैं, और इस तरह से जो खड़ी लाइन होती है इसे देशांतर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना है, 90 है, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 90 है। और इसको ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। तो इस तरह अगर पूछेगा कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है तो वो कितना है, तो 181 हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, तो 189 होता है। इसको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंस है। दोस्त अगर हम बात करें तो नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से कौन से है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा नागालैंड। आप लोग इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि तारों के जो विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति को हम क्या कहते हैं। तो दोस्त इसे नक्षत्र कहा जाता है। और दोस्त एक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना कि नक्षत्र की जो संख्या है ना वो कितनी है, 27 है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि 18 समूह है और 7 वर्ग होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह की संख्या चौथा है और चौथे आवर्त में रखा गया है। इस तरह से जो आवर्त सारणी में वर्टिकल लाइन होते हैं उसे आवर्त कहा जाता है, और यानी कि वर्टिकल लाइन को जो क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है या समूह। और जो क्षैतिज लाइन होती हैं दोस्त उसे आवर्त कहा जाता है। तो इस प्रकार आवर्त की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है, और वर्टिकल लाइन की संख्या यानी कि समूह की संख्या जो है ये 18 है। तो उसमें पूछा गया है कि चौथे समूह यानी कि चौथा समूह में जाना है और चौथे आवर्त में जाना है, तो कौन से परमाणु क्रमांक आएगा, तो वो आएगा 22 नंबर पे। दोस्त आप सभी को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो है खोज किसने किया था। ये मोसले किया था, और ये किस पे आधारित है, तो वो परमाणु संख्या पे आधारित है। लेकिन पूछेगा कि यानी कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो आवर्त सारणी जो है मेंडलीव के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्त क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्त ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। लेकिन एक इम्पोर्टेंस जो है ये हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो दोस्त याद रखना हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये दोस्त याद रखना अग्नाशय है। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो वो यकृत है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्त ये तापमान का मात्रक जो है केल्विन होता है। इसी तरह पूछेगा कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन जो है किसका मात्रक है, तो ये बल का मात्रक है। इसी तरह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्तों क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु जनन में से कौन सा जनन समान नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुनरुद्भवन। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब डैश होता है, सदैव वो क्या होता है मेरे दोस्त, वो सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट, ऑक्सीजन, कॉपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड में से तृतीया किसका अन्य नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट, Cu2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो दोस्त क्वेश्चन है कि यदि बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो राष्ट्रीय आय डैश हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी।
अगला है जुबिन मेहता किस संगीत से संबंधित है? तो जुबिन मेहता जो है क्या बनाता है? तो ये जो है वाद्य यंत्र इसका है सारंगी वादक। तो ये संगीत से संबंधित है और कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो वो सारंगी बजाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक झील में पानी पर लोहे की कील से भरी एक नाव तैर रही है। जब लोहे की कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त की जो धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? तो ये जेम्स निप्से के द्वारा किया गया था। और आपको बताना है कि फोटोग्राफी में जो रसायन का प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्त सिल्वर ब्रोमाइड। किससे? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। दर्पण के पीछे जो लेप रहता है वो किसका रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का ही लेप रहता है। एक यौगिक है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर यानी कि नाइट्रेट। तो इस सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो मतदाता जो आप लोग जैसे मतदान करने जाते हैं तो वो जो स्याही बनता है वो सिल्वर नाइट्रेट का बना रहता है। एक यौगिक जो इम्पोर्टेंट है वो है सिल्वर आयोडाइड। दोस्त सिल्वर आयोडाइड जो है ये इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ये कृत्रिम वर्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त क्वेश्चन है कि दांत के इनामेल का कर्बूरन किस कारण होता है? ये होता है पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। किसके? पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक बल हमेशा होता है तो क्या होता है? ये मेरे दोस्त संतुलित होते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ में फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश तथा जापानी में से कौन सा एक कामकाज की भाषा नहीं है? तो दोस्त ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जापानी भाषा है ये नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की मुख्यालय मेरे दोस्त यूएनओ की मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके कुल कितने 6 अंग हैं आप लोग ध्यान रखना, इम्पोर्टेंस है। और इसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है दोस्त फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि कामकाज की भाषा है, आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि आयात पर कर किसका उदाहरण है? तो ये व्यापार अवरोधक कर है। क्या है? व्यापार अवरोधक कर का उदाहरण है। अगला है लिबोर का विस्तृत रूप क्या होगा? तो एल से हो जाएगा लंदन, आई से इंटर, बी से बैंक, ऑफर्ड रेट हो जाएगा। आप लोग याद रखना, यानी कि लिबोर का मतलब लंदन, इंटर, बैंक, ऑफर्ड रेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त के आय और उपभोक्ता डैश है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। आय और उपभोक्ता एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगला है कि आर्थिक गतिविधियां हालांकि 3 अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत है, बहुत डैश बहुत है। तो ये अन्य आश्रित है। क्या है? अन्योन आश्रित है, ध्यान रखना। अगला है प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में से किस पर जीवन स्तर निर्भर करता है? जीवन स्तर जो निर्भर करता है वो मेरे दोस्त प्रति व्यक्ति आय पे निर्भर करता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय का निकालने का मतलब है कि राष्ट्र की कुल जनसंख्या में अगर हम राष्ट्र के कुल आय में अगर हम राष्ट्र के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो वही प्रति व्यक्ति आय है जिस पे हमारा जीवन स्तर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि पुरुष कहाँ खेला गया था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की कौन सी श्रृंखला होती है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो उत्पादक, सबसे उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। तो ये आप लोग याद रखना, ऊर्जा प्रवाह की श्रृंखला। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की तो इसकी खोज किसने किया है? यानी कि टंसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द दिया गया था। अगला है नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ नायलॉन उपयोग होता है? तो ये दोस्त स्पिनिंग ब्रश में, सुपेरा सूट में, दांत साफ करने वाली ब्रश में जो है नायलॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 kWh डैश पर पावर 36 जूल के बराबर होते हैं। तो किसके? तो 3 यानी कि 1 kWh जो होता है वो होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। और जूल जो है किसका मात्रक है मेरे दोस्त? ये ऊर्जा और ऊष्मा दोनों का मात्रक जूल है, आप लोग ध्यान रखना।
और किलोवाट घंटा भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला है नीलगिरी पहाड़ी, कार्डामम की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। तो सबसे दक्षिण भाग में जो स्थित है वो मेरे दोस्त कार्डामम की पहाड़ी है। आपको बताना है नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जो कैस्पियन सागर झील है, बेकाल झील है, गंद्रे साल्ट लेक है, वन झील है, में से खरे पानी की झील कौन सी नहीं है। ये खरे पानी की झील जो है बेकाल झील नहीं है, यह मीठे पानी की झील है और ये दोस्त विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है। आप लोग याद रखना बेकाल झील विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील है और ये कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, ये रूस में स्थित है। कहाँ है, रूस में स्थित है। लेकिन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। पूछेगा कि विश्व में क्षेत्र यानी कि सबसे बड़ी खरे पानी की झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर झील है। बेकाल झील रूस में है, वन झील तुर्की में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के आकृतिक विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो मध्यावस्था में ये किया जाता है। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 46 है। गुणसूत्र की खोज कौन किए थे, खोजकर्ता का नाम क्या था, तो दोस्त ये वाल्डेयर के द्वारा इसका खोज किया गया था। गुणसूत्र की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो जैसे कोई बच्चा होता है तो उसमें जो है किस में माता के गुणसूत्र पे होता है या पिता के, तो ये पिता के गुणसूत्र के आधार पर लड़का या लड़की का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है, तो ऋतु जो बनता है वो परिक्रमण के कारण, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है मेरे दोस्त, परिक्रमण कहलाता है। लेकिन जो परिक्रमण के कारण जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, आप लोग याद रखना पृथ्वी के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो वो दोस्त क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है लेकिन उससे निलंबित कर सकती है। कितने दिन के लिए वह निलंबित हो सकती है, तो ये 14 दिन के लिए निलंबित हो सकती है, ध्यान रखना। अगला है तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व समांतर डैश होता है, तो घनत्व क्या होता है दोस्त, घट जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से है, तो वो है वीर के वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। लेकिन पूछेगा कि भारत का सर्वोच्च पदक कौन सा है, तो वो भारत रत्न है। क्या है, भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। अगला है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, ये वायलिन बजाते हैं, याद रखना। दोस्तों अगर हम बात करें अगली क्वेश्चन की, क्वेश्चन है पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होगा, तो ये होगा जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होगा। अगला है अजीत बजाज किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये साहसिक खेल होता है, उससे जुड़े हैं। अगला है सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व, सतह के लिए समतल सतह के माध्यम से क्षेत्र का जो गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला है लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे, अनंत सियनम अयंगर थे, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो दोस्त क्वेश्चन है कि किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था, तो ये हेवर लैंडिट के द्वारा किया गया था। अगला है एयरबैग का आविष्कार किसने किया था, तो एसन जॉर्डनॉफ ने किया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार में एक कवि था, द्वारा अकबर के शासनकाल के इतिहास लिखी गई 3 जिल्दों की शीर्षक का नाम क्या है, तो इसका नाम है मेरे दोस्त अकबरनामा। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल है, याद रखना। 3 जिल्दों की शीर्षक अकबरनामा है, यानी कि शीर्षक जो है वो अकबरनामा है। अगला है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, दोस्त ये होता है सभी अस्थायी लागत का जोड़ जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। अगला है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये परम 8000 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है, तो गोले की जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है।
अगला है सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर, राउंडर, ट्रांसपोर्ट गेटवे तथा ब्रिज युक्ति की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिपीटर और हब का। अगला है वृहद अर्थशास्त्र माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसे रेगनर फ्रिक्स के द्वारा दिया गया था। लेकिन मैक्रो जो शब्द है MICRO ये शब्द किसने दिया था? तो JM किन्स के द्वारा दिया गया था। दोस्त आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र को दो पार्ट में वृहद यानी कि जिस पर पूरे देश के बारे में अध्ययन किया जाता है यानी कि विश्व के बारे में, और एक होता है मैक्रो जिसमें सूक्ष्म तौर पर अध्ययन किया जाता है। तो इन दोनों का वर्गीकरण जो है किसने किया था? तो ये आप लोग जानते होंगे कि ये किन्स के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन है कि जो न्याय दर्शन है इसके किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गौतम के द्वारा लिखा गया है। दर्शन की संख्या दोस्त वो कितनी है? 6 दर्शन है। आपको बताना है कि योग दर्शन के जो संस्थापक है वो कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो कौन है? बदरायन है, ध्यान रखेंगे। इस तरह 6 दर्शन है, आप लोग उसको ध्यान रखना। अगला है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। और दोस्तों बताना है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये इस्लामाबाद है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एक कोशिकी वृक्क के मूलभूत इकाई क्या है? तो वो क्या है? नेफ्रॉन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि एक नेफ्रॉन होता है, एक न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो पूछेगा तो वो न्यूरॉन है। और नेफ्रॉन क्या है? तो ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो वो जो है अंडाणु की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका मानव में कौन होती है? तो शुक्राणुओं की कोशिका होती है, ध्यान रखना। तो दोस्त ये रहा आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आप सभी के लिए बेहतरीन था। तो थैंक यू, जय हिंद।